हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग एसएससी के एग्जाम के किसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बिल्कुल हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। इससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे। फिर चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल, सारे एग्जामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। अब आप लोग हर एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखने को ही मिल जाता है कि या तो पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला कौन थी, या ऐसे पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, या ये क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला गवर्नर, पहली महिला प्रेसिडेंट। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि पहला पहला होता है, वो बहुत पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आप लोगों को पता होगा कि एम फातिमा बीबी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। अब यहाँ से ये नोट कर लेंगे कि हाई कोर्ट की पहली महिला कौन न्यायाधीश बनी थी, तो वो लीला सेठ बनी थी। कौन बनी थी? लीला सेठ। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी लीला सेठ। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि पहली महिला गवर्नर कौन बनी। पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो ध्यान रखेंगे कि पहली महिला जो गवर्नर बनी थी वो थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो कौन बनी थी, तो ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जब पूछे तो सरोजिनी नायडू। गवर्नर पूछे पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू थी, और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। और वहीं पर पूछे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कि पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुचेता कृपलानी, और वो भी यूपी की बनी थी। तो यहाँ से अब ऐसा बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान रखेंगे पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल, तो ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, जो कि बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सुचेता कृपलानी जी बनी थी, और दोनों यूपी की ही बनी थी। पहली महिला अगर राष्ट्रपति की पूछ ले तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो पता है द्रौपदी मुर्मू जी थी। है? थी नहीं है। और पूछा जाए कि इससे पहले वो क्या थी, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इससे पहले वो झारखंड की गवर्नर थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, वो बनी थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है कि यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, और विधानसभा सीटें, यहाँ की तीनों सीटें पूछी जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर राज्यसभा सीटें पूछे तो 31 हैं, और अगर विधानसभा सीट पूछे तो 403 है, और 39 है यहाँ पर लोकसभा सीटें। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी यहीं हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी हैं, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें भी यहीं हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, जो कि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो बनी थी एम फातिमा बीबी। अब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में वर्णन इसका किया गया है। और आर्टिकल 131 में क्या है, 131 से पहले ध्यान रखेंगे आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है, जो कि बहुत पूछा जाता है। बात कर ले आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 131 से देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके कुछ आरंभिक अधिकारों का जो
शक्तियाँ हैं, इसकी आरंभिक शक्तियाँ हैं, उसका वर्णन आर्टिकल 131 में है। और आर्टिकल 137 जो है इसमें किया गया है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसके पास है। यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, उसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 137 में है। और यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 143 इसके द्वारा क्या करता है, ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति इससे सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 द्वारा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। लोकसभा अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बात आगे प्रेसिडेंट के, तो पता होगा कि न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। वेतन इनका 5 लाख होता है। और आर्टिकल, इनसे कुछ रिलेटेड आर्टिकल हैं, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आर्टिकल 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, इनके शक्तियों का वर्णन 53 में किया गया है। निर्वाचन मंडल का उल्लेख जो है आर्टिकल 54 में किया गया है। निर्वाचन की रीति का वर्णन आर्टिकल 55 में किया गया है। और आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन है, 61 में महाभियोग का वर्णन है, आर्टिकल 32 में क्या है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि ये मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 108 के तहत ये संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। आर्टिकल 85 के द्वारा क्या करते हैं, तो आर्टिकल 108 के द्वारा ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये नहीं करते, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 143 के द्वारा क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इन्हें कहा जाता है। और आर्टिकल 76 में इनका वर्णन किया गया है, पता होगा। और ये केंद्र में होते हैं। एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनका वर्णन आर्टिकल 162 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति और श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, ये सब बहुत पूछी जाती हैं और आप लोगों को याद भी होगा, आई होप। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति। हरित क्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके जनक पूछा जाता है। जब विश्व लेवल पर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन जब भारत में, इंडिया में पूछे कौन है, तो MS स्वामीनाथन जी। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति के विश्व के जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। अच्छा, आलू उत्पादन से कौन से संबंधित है, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है, वो आलू उत्पादन से। मछली उत्पादन हो गई नीली क्रांति। ध्यान क्या रखेंगे, ये पूछा जाता है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पेट्रोलियम जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति भी ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो दुग्ध होता है वो श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दुग्ध उत्पादन से, बहुत पूछी जाती है। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, गोल क्रांति, ये सब ध्यान रखेंगे। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा झींगा उत्पादन से। और उसके बाद एक होता है जो तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है, पीली क्रांति, ये भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। उसके बाद 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अभी कल ही आप लोगों को पता है मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। और उसके बाद 1 मई को भी आप लोगों को पता होगा कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दीपावली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है।
तो ये क्वेश्चन देखिए, दीपावली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने को मनाया जाता है? तो दिवाली आप लोगों को पता होगा कार्तिक माह में, और होली, अभी होली आने वाली है, आप लोगों को पता है। ये किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू महीने के, तो ये फागुन में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कार्तिक में क्या मनाया जाता है? दिवाली। और फागुन में क्या मनाया जाता है? होली। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन श्रावण में मनाया जाता है, और जो गणेश चतुर्थी होती है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो मैंने ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 39 लोकसभा सीटें। वहाँ कितनी? राज्यसभा सीटें 31 है, और विधानसभा सीटें कितनी है? तो 403 है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। सॉरी, जो लोकसभा सीटें हैं वो 39 कहाँ है? तमिलनाडु में। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 हैं। 39 कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये दूसरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में पहला नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि सेकंड नंबर पर कौन है। तो सेकंड नंबर पर ध्यान रखिएगा कि लोकसभा सीटें किस राज्य की सबसे ज़्यादा हैं? तो तमिलनाडु की हैं। कितनी है? 39। और जो यूपी की हैं वो, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो ध्यान रखेंगे यूपी की हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? तो 80 हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि लोकसभा सीटें यूपी में 80 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं, और विधानसभा सीट कितनी है? तो 403। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यूपी से इम्पॉर्टेंट है। बाकी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किस राज्य की हैं? तो तमिलनाडु की हैं, और राजस्थान आंध्र प्रदेश की सेम है, 25। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2 जून को बना। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014। आप लोगों को पता होगा कि ये किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। और आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, ये कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप लोगों को पता होगा ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से वो आंध्र प्रदेश से भी होकर जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से? बहुत पूछा जाता है। तो एमपी, यूपी और एपी। एमपी, यूपी, एपी और छत्तीसगढ़ एक है, और एक कौन सा है? उड़ीसा। तो ये ध्यान रखेंगे, 3 तो पीपी वाले हैं, एमपी, यूपी, एपी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये एपी से अरुणाचल प्रदेश में समझिएगा, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और आप लोगों को ट्रिक भी पता होगी कि यूपी में छतुड़ी आंधी से, उससे भी ध्यान रख सकते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कोशिका, मृत कोशिका की खोज आप लोगों को पता होगा बोतल में की थी इन्होंने, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो लुईमन हॉक जी हैं उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने पॉन्ड वाटर में की थी। स्लाइडन न्यूटन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर यहाँ विटामिन की खोज क्या हो जाएगा? फंग। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील, और ए, डी, ई के जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। और कल मैंने आप लोगों को इसके रासायनिक नाम भी बताया था, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टोकोफेरॉल, फिलोकोनान। बताया था आप लोगों को सारे विटामिन का रासायनिक नाम, इनके कारण रोग कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किया था, आप लोगों को पता होगा। और प्लासी युद्ध 1757 में, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हुआ था। उसके बाद 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी पूछा जाता है, बक्सर और प्लासी दोनों आप लोगों को पता होगा। और ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756, 20 जून 1756। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। और जो डलहौजी हैं इन्हें आप लोगों को पता होगा, डलहौजी हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी। उसके बाद और क्या किया था? इनके समय वुड डिस्पैच आया था जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। और 1753 में इन्होंने रेल चलवाई थी।
भारत में रेल का जनक भी नहीं माना जाता है, और मुंबई से ठाणे के बीच चलवाई थी, ये भी आप लोगों को पता होगा। सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि जो ये कैनिंग है ये गवर्नर थे किस समय, जब हुई थी 1857 की क्रांति, उस समय गवर्नर कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो कैनिंग थे। और पता होगा कि जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय बना दिया गया था, और भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे यही कैनिंग। लेकिन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय नहीं पूछेगा, क्योंकि क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पहले तो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय का पद फिर से हटा दिया गया, फिर से गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। और जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो राइट आंसर होता है माउंटबेटन। क्या होता है? माउंटबेटन। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग राइट आंसर उस समय होगा। और 1757 की क्रांति के समय कौन थे, यानी कि प्लासी, ये क्रांति नहीं पूछा जाता 1757, ये पूछा जाता है प्लासी के युद्ध के समय कौन थे, तब क्लाइव हो जाएगा। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और प्रशासनिक सेवाओं का जनक कार्नवालिस को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है, तो 279A में है, ध्यान रखेंगे। 124 में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थापित है, तो सासाराम में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? सासाराम में। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और इसके डिजाइन को तैयार किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा किसने किया था, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। और आप लोगों को पता होगा कि जो कुछ स्लोगन हैं दिए गए हैं, जैसे दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो ये सारे पूछे जाते हैं, आप लोग इन सभी को ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग कई एग्जाम में देखते होंगे कि पूछा भी जाता है। आगे देखिए, कर मत दो किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो ये सब स्लोगन आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है और ये सतलुज नदी पर है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, शक संवत कब शुरू हुआ था, तो शक संवत चालू हुआ था कनिष्क ने चालू करवाया था 78 AD में, और विक्रमी संवत चालू हुआ था 57 BC में। भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं? 9। कितने बनाते हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 4 इधर के हो जाएंगे, 5 इधर के, 9 राज्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबी, तो गुजरात। लेकिन जब प्रायद्वीपीय भारत इसमें पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर, ध्यान रखेंगे। और राज्य और यूटी मिलाकर पूछे कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार, राइट आंसर तब हो जाएगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 19 में है। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, आप लोगों को पता होगा 20 में क्या है और 21 में क्या है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता है
और 20 में क्या है, तो अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 14 में कानून के समझ समानता है और धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो 15 में है। उसका 16 में क्या है, आप लोगों को पता होगा। 16 में क्या है, सरकारी नौकरी सरकारी नियोजन में अवसर की समानता दिया गया। और 17 में अनटचेबिलिटी के यानी कि छुआछूत के अंत की बात की गई है। और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये आप लोगों के समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया। और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है 25 से 28। 29 से 30 में क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है केवल अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थे आपके 6 मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 से 24। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट फाचरिटी जारी करता है और उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए से। यूएसए से आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। प्रस्तावना को भी यहीं से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 को लिया गया है, आप लोगों को पता होगा। और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी पता होगा। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, तो आर्टिकल 32 को। DPSP राजकीय नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। प्रस्तावना को हमने लिया तो यूएसए से है, लेकिन इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज को हमने कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 50, इसमें क्या है, तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अलगाव की बात की गई। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख 39A में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 51 में है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, 7 दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में वो किस आर्टिकल में है, तो 300A में दिया गया है और वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी करता है, ध्यान रखेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। न्यूटन बल का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का, ये भी ध्यान रखेंगे। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। और बल का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखेंगे बल का मात्रक है न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे, ह्वेनसांग थे, फाहियान थे, मेगास्थनीज थे। तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री जो थे वो थे फाहियान थे। कौन थे, फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और ह्वेनसांग जो थे वो दूसरे थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, जो कि बहुत पूछा जाता है, इंडिका है। और ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश के संस्थापक। और अभी आप लोगों को पता होगा कि आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था। तो सभी लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए होता है कि बिंदुसार था या बिंबिसार था, ये कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि उनकी एक बिंदु, आप लोगों को पता होगा ना कि विष के कारण वो हुआ था उनका जन्म, तो बिंदुसार। क्या ध्यान रखेंगे, बिंदु। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार, ये ध्यान रखेंगे। अभी आरपीएफ में पूछा गया, लेटेस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। द गाइड के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक कौन है, आप लोगों को पता होगा, RK नारायण जी हैं।
द गाइड के लेखक R.K. नारायण। और गोदान गबन सेवा सदन ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। पद्मावत मोहम्मद किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, बहुत पूछी जाती है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है। और आप लोगों को पता होगा द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी गांधी जी की ही है। मूक नायक वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। और क्रिकेट के खिलाड़ियों की तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एडोल्फ हिटलर की माइन कॉम्फ पूछी जाती है। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट आर्ट्स। तो ये सारी पुस्तक इमरान हाशमी की आप लोगों को पता होगा, द किस ऑफ माई लाइफ। उसके बाद ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला। तो ये सारी पुस्तक ध्यान रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।